नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ज्ञात करेंगे कि कैसे हम अपना औसत अंक जो है वह निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यह न्यूज़ ऑलरेडी कल के न्यूज़पेपर में देख चुके होंगे, जिसमें लिखा हुआ था कि औसत अंक में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को देनी पड़ सकती है परीक्षा। यानी जो भी प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण है औसत अंक में, उनको परीक्षा देनी होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ उन्हीं प्रशिक्षुओं के लिए है जिनकी एक या फिर दो सब्जेक्टों में बैक लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, यानी 2019 बैच के अगर आप प्रशिक्षु हैं और आपने सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था जिसमें एक या दो सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी हुई है, तो यह आप वीडियो एंड तक अवश्य देखिएगा। इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कैसे आप अपने औसत अंक निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर दो से ज़्यादा सब्जेक्टों में आपको बैक लगी है तो आपका सेमेस्टर बैक है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम न्यूज़ को देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2019 का पेच सुलझने वाला है। जो प्रशिक्षु दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें पहले सेमेस्टर की पूरी परीक्षा और दूसरे सेमेस्टर के फेल विषयों का इम्तिहान देना पड़ सकता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने निदेशक बेसिक शिक्षा को प्रस्ताव भेजा है। कोविड की पहली लहर में बेसिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी किया था कि DLED प्रशिक्षुओं को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। 2019 के वे प्रशिक्षु जो पहले सेमेस्टर में थे, उनकी सीधे दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा हुई थी। ठीक है दोस्तों, यह जो कुछ भी लिखा हुआ है आपको यहाँ पे ज्ञात होगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, जिसके बाद पहली लहर के कारण आपको प्रमोट कर दिया गया था। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको डायरेक्ट सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, इसी विषय में है कि सेकेंड सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम दिया था और किसी कारणवश आपका एक सब्जेक्ट या फिर दो सब्जेक्ट में क्या आया, बैक आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यह उन्हीं प्रशिक्षुओं के लिए है जिनका एक या दो सेमेस्टर में बैक है। इसी विषय में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहले पैराग्राफ में तो सब कुछ सेम लिखा हुआ है, जो मैं नहीं पढ़ूँगा। आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे भी सब कुछ सेम लिखा हुआ है। जिसके बाद यहाँ से लिखा हुआ है कि शासनादेश में कहा गया था कि दूसरे सेमेस्टर में उन्हें जो अंक प्राप्त होंगे, उसके औसत अंक उन्हें पहले सेमेस्टर में विषयवार दे दिए जाएंगे। दूसरे सेमेस्टर के इम्तिहान में करीब 1.7 लाख प्रशिक्षु थे, जिसमें से करीब 1 लाख उत्तीर्ण होकर अब तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, जबकि 70,000 प्रशिक्षुओं का पेच फंसा था। वे कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण थे। उन्हें औसत अंक देने पर भी वे पहले सेमेस्टर में उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्हें अगले सेमेस्टर में भेजने का प्रकरण लटका था। परीक्षा संस्था ने निदेशक को प्रस्ताव भेजा है कि जो प्रशिक्षु दूसरे सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हैं और औसत अंक मिलने पर भी उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें पहले सेमेस्टर की परीक्षा और दूसरे सेमेस्टर में फेल होने वाले विषयों का इम्तिहान देकर पास करना होगा, तब वे तीसरे सेमेस्टर में जा सकेंगे। कुछ ऐसे भी प्रशिक्षु हैं जो दूसरे सेमेस्टर में फेल हैं, लेकिन औसत अंक पाकर पहले सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो रहे हैं। उन्हें केवल दूसरे सेमेस्टर में फेल विषय की ही परीक्षा पास करनी होगी। अब निर्देश मिलने के बाद इसका अनुपालन होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यह पूरी न्यूज़ एक बार बता देता हूँ कि अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए मैथ में आपके बैक लगी थी, ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आप सभी विषयों में पास हैं, तो सभी विषयों के जो मार्क्स हैं उन्हें जोड़ा जाएगा। और अगर आप एवरेज मार्क्स या फिर औसत मार्क्स में पास हो जा रहे हैं, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पास कहलाएंगे और जो रिज़ल्ट होगा वह फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पास का आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन और आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं देना होगा, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पास हो चुके हैं। लेकिन अगर आपके औसत अंक निकाले जा रहे हैं और जो औसत अंक निर्धारित किया गया है उससे आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फेल माना जाएगा और आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा, और वो भी सारे विषयों का देना होगा। साथ ही साथ सेकेंड सेमेस्टर के आप जिस विषय में फेल हैं उसको भी देना होगा। वहीं अगर आप एवरेज अंक से ज़्यादा अंक है तो सिर्फ आपको सेकेंड सेमेस्टर के बैक वाले पेपर को ही देना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सामने रिजल्ट देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि अगर आपके एवरेज मार्क्स से ज़्यादा हैं
तो आपको सेकेंड सेमेस्टर के सिर्फ उसी बैक वाले पेपर को देना होगा। जैसे आपको मैथ में बैक लगी है तो आपको सिर्फ मैथ का पेपर देना होगा अगर आपके एवरेज मार्क्स से ज़्यादा हैं। अगर आपके एवरेज अंक या औसत अंक से कम हैं तो जो सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगी है, जिस विषय में 1 या 2 जिस विषय में बैक लगी है वो पेपर भी देना होगा और साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों का पेपर देना होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कैसे आप अपने औसत मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सटर्नल मार्क्स कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है दोस्तों, इंटरनल आपको कैलकुलेट नहीं करना है। और यहाँ पे आपको एक्सटर्नल लिखा भी हुआ है कि आपके एक्सटर्नल में कितने मार्क्स मिले हैं, वहीं यह इंटरनल मार्क्स है तो हमें इसे कैलकुलेट नहीं करना है। और यह आप देख सकते हैं कि 2019 बैच का ही रिज़ल्ट है सेकेंड सेमेस्टर का। तो आप अपना रिज़ल्ट ओपन कीजिए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एक्सटर्नल मार्क्स में कितने अंक का पेपर होता है वह लिखा हुआ है, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें से हम 50% निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो 50-50 100 और 25-25 50, यानी 100 यहाँ हुआ, फिर 50 यहाँ हुआ और फिर यहाँ 50 है और फिर 25-25 50, यानी जो आपका मैक्सिमम मार्क्स हो गया वह हो गया दोस्तों 250। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको जो एक्सटर्नल मार्क्स मिले हैं उनको जोड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपके एक्सटर्नल मार्क्स मिले हैं इनको आप जोड़िए और 250 में से परसेंटेज निकालिए। जैसे यहाँ पे आप जोड़ते हैं, मैं इन अंकों को नहीं जोड़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने मार्क्स को जोड़ लीजिएगा। जैसे 31 जोड़िएगा, 32 जोड़िएगा, 17 जोड़िएगा, 16 जोड़िएगा, 29 जोड़िएगा, 17 जोड़िएगा, यहाँ पे 16 लिखा है, 16 जोड़िएगा। ठीक है दोस्तों, इन सभी 7 विषयों के मार्क्स आपको जोड़ने होंगे। फिर आपको क्या करना है, जितने मार्क्स आपको जोड़ने पे आए, जैसे 250 में से मान लीजिए आपके कितने नंबर आए, वह आए 150। ठीक है, तो आप नीचे 250 लिखेंगे, ऊपर 150 लिखेंगे और गुणे में यहाँ 100 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से शून्य कट जाएगा और यहाँ 5 दूनी 10, इसके अलावा 5 हुआ 25, इसके अलावा यहाँ से यह कटेगा 5 3 15 और शून्य था तो शून्य हम ऐसे ही लिख देंगे और यह 30 गुणे 2 यानी 60% आपका आ गया, यानी यही आपका एवरेज मार्क्स आ गया 60%, जो 50% से ज़्यादा है। तो इससे पता चलता है कि आप पास हैं अगर आपके 150 आ रहे हैं। ऐसी अगर आप कैलकुलेट करते हैं और आपके मार्क्स आते हैं 125। ठीक है दोस्तों, तो टोटल मार्क्स कितने थे, 250 थे, तो आप 125 को ऊपर लिखेंगे, 250 को नीचे लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे आप शून्य से शून्य कट कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 हुआ 25 कर देंगे और यहाँ पे इससे इसको कट करेंगे तो यह आएगा 5 दूनी 10 और 5 हुआ 25। यानी अब क्या करेंगे, नीचे सब कुछ कट गया, ऊपर बचा 25 और इधर ऊपर बचा है 2, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो यह आएगा 25 दूनी 2 यानी 50, यानी 50% आपका क्या आ गया, 125 आ गया। तो इससे यह भी कंफर्म हो गया कि अगर आपको एक्सटर्नल मार्क्स जोड़ने पे 125 से ज़्यादा आ रहा है, 125 से ज़्यादा आ रहा है, 126, 127, 128, कुछ भी 125 से ज़्यादा आ रहा है तो आप चाहें तो कैलकुलेट नहीं भी करेंगे और आपको पता होगा कि 125 से जितने भी ऊपर के नंबर हैं सब 50% से ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके अगर 125 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप कैलकुलेट ना करिएगा। ठीक है दोस्तों, यही थी सब कुछ इन्फॉर्मेशन। और अगर आपके 125 भी आ रहे हैं तो भी 50% माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वहीं बात करें 124 और 123 की, तो दोस्तों यह जो पासिंग मार्क्स है यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 123। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो आपका पासिंग मार्क्स आ रहा है वह 123 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन बीटीसी में क्या होता है या डीएलएड में क्या होता है, 50% जो होता है वो पासिंग मार्क्स माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके 123 ही हैं और यह पासिंग मार्क्स में आता है, 123 इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि क्या होता है 25 में से 12 पासिंग मार्क्स माना जाता है, जबकि 25 का तो 50% 12.5 हुआ। तो ऐसे यहाँ से 0.5, यहाँ से 0.5 और यहाँ से 0.5 और यहाँ से 0.5, 4 बार 0.5 हटते हैं तो 2 नंबर कम हो जाते हैं, यानी 125 में से 2 नंबर घट के 123 आ रहा है। तो 123 पे भी आप पास हैं। तो
टोटली कंफर्म है कि अगर आपके 125 नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप पास हैं, लेकिन अगर आपके 123 या 124 आ रहे हैं तो है तो ये 50% से कम, लेकिन इसके बेसिस पे हम माने तो ये अभी पास के क्राइटेरिया में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप वेट करिए जब तक कि आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता है। बाकी आप श्योर रहिए कि अगर आपके 125 मार्क्स से ज़्यादा हैं एक्सटर्नल में तो आप पास हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर अवश्य करूँगा, या फिर कोई सेम क्वेश्चन मैक्सिमम बार आता है तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी वेट कीजिए, जो भी ये एवरेज मार्क्स निकाले जा रहे हैं कोई इसका रूल नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई रूल कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन BTC DLED में 50% को ही एवरेज मार्क्स माना जाता है और 50% ही पासिंग मार्क्स भी माना जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे सब 50% से ऊपर ही हैं और तभी यह पासिंग मार्क्स हैं, या फिर 50% हैं तभी यह पासिंग मार्क्स हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर आपका C तक ग्रेड आता है तो आप पास हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे कम आता है तो आप पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इंटरनल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन थी, यही पूरी वीडियो थी। अगर आपके 125 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप फर्स्ट सेमेस्टर में पास हैं और आपको सेकेंड सेमेस्टर के सिर्फ उन्हीं विषयों का पेपर देना होगा जिसमें आपके बैक लगी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपके 125 से कम आ रहे हैं तो चिंतित ना होइए, आपके जल्द से जल्द पेपर होंगे जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों का और सेकेंड सेमेस्टर में जिस भी विषय में बैक लगी है उसका पेपर देना होगा। ठीक है दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने सभी प्रशिक्षुओं के साथ शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।